हे गाइस, वेलकम टू गोल गेटर। आज मैं आपको आर्टिकल 4 कराने वाली हूँ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4 कराने वाली हूँ। इसकी लैंग्वेज जो है, जो बेयर एक्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड दी गई हुई है। तो मैं आपको इजी लैंग्वेज में इसे सिखाने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ। एंड दिस वीडियो विल बी इन द बाइलैंग्वेज लैंग्वेज, सो कीप इट अप। जस्ट स्टार्ट। तो आर्टिकल 4 में क्या दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 4 में क्या दिया गया हुआ है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। अब मेजरली ये सब चीज़ जो है ये समझ में नहीं आती है स्टूडेंट्स के। स्टूडेंट्स हैव अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स इन दिस, सो जस्ट स्टार्ट। आई एम प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट मटेरियल हियर। So what is given in the Article 4 of the Constitution of India? That is, laws made under Article 2 and 3 to provide for the amendments of the first and the fourth schedule and supplemental, incidental and consequential matters. Okay, पहले मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगी, फिर हिंदी में। Any law referred to in Article 2 or 3 shall contain such provision for the amendments of the first schedule and fourth schedule as may be necessary to give effect to the provision of the law and may also contain such supplemental, incidental and consequential provisions, including as to represent in Parliament and in the legislature or the legislatures of the state or states affected by laws as Parliament may deem necessary. And what is given in this article next? No such laws as aforesaid shall be deemed to be an amendment of this constitution for the purposes. So that is the language of the constitution of India. ये भारतीय संविधान के बेयर एक्ट में लिखा हुआ है। अब मैं इसको सिंपली लैंग्वेज में आपको बताने वाली हूँ। सो स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। एंड अगर आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही हो, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी देन कॉमेंट ऑन द कॉमेंट सेक्शन गिवन बिलो। तो जो आर्टिकल 4 है, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 4 है, वो हमें क्या बताता है, मैं आपको ये बताऊंगी। आर्टिकल 4 में क्या दिया गया हुआ है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो भी प्रोविजंस दिए गए हुए हैं, जो भी प्रावधान आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में दिए गए हुए हैं, ये उन प्रोविजंस को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। ये उन प्रोविजंस पर नियंत्रण करता है आर्टिकल 4। ठीक है, जो आर्टिकल 4 है वो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो भी प्रोविजंस दिए गए हुए हैं उन पर नियंत्रण करता है। ओके, तो आर्टिकल 2 में क्या दिया हुआ था? आर्टिकल 2 में दिया हुआ है एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, मतलब कि नए राज्य का हम एडमिशन कैसे करेंगे अपने इंडियन, जो हमारी इंडिया है भारतीय संघ में, इंडियन यूनिट जो है उसमें कैसे हम एडमिशन करेंगे नए राज्य का, ये आर्टिकल 2 में दिया हुआ था। और आर्टिकल 3 में मैंने आपको बताया ही था, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्य का निर्माण कैसे होगा, ये सब दिया गया था। तो ये निर्माण और एडमिशन जो है नए राज्य का, वो कैसे करते हैं, वो संसद करेगी। कैसे करेगी संसद? सिंपल लॉ बना के, सिंपल विधि कानून बना के, ये सब संसद का कार्य होता है। लेकिन जो आर्टिकल 4 है वो इसे कंट्रोल करने की बात कर रहा है, नियंत्रण करने की बात कर रहा है। लेकिन कंट्रोल करेगा कैसे? अब बात ये आती है कि कंट्रोल जो है आर्टिकल 4, आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 को कैसे रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जो आर्टिकल 3 और 2 के अंदर जो अमेंडमेंट्स होते हैं, जो अमेंडमेंट्स होंगे, जो आर्टिकल 2 और 3 के अंदर अमेंडमेंट्स होंगे, किस चीज़ के लिए? एडमिशन करने के लिए, नए राज्यों का एडमिशन करने के लिए और नए राज्यों का फॉर्मेशन, निर्माण के लिए जो अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, उन संशोधनों के माध्यम से ही तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होके ही तो नए राज्यों का निर्माण होगा। सभी को पता है ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी निर्माण होता है वो सब चीज़ लिखी जाती है, अमेंडमेंट्स करके लिखी जाती है। तो जो अमेंडमेंट्स होते हैं बेसिकली वो किए जाते हैं आर्टिकल 368 से। Article 368 is responsible for the amendments of the Constitution of India. Basically जो भी जितने भी amendments होते हैं वो आर्टिकल 368 से किए जाते हैं। It provides the power and procedure to amend the Constitution. ये जो है ये पावर, शक्ति प्रोवाइड करता है और क्या क्या प्रक्रिया होगी, प्रोसीजर क्या क्या होगा कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को अमेंड करने का, ये सब चीज़ जो है आर्टिकल 368 के अंतर्गत आती है, ये प्रोवाइड करता है। ओके, तो
तो जो आर्टिकल 368 है ये प्रोवाइड करता है। तो इसने कहा है आर्टिकल 4 में ये कहा गया है कि जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंडर जो भी हम अमेंडमेंट्स करेंगे वो सब्जेक्ट नहीं होगा, आर्टिकल 368 के अंडर जो अमेंडमेंट्स किए जाते हैं उनका कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, हम आर्टिकल 368 का यूज़ इसमें नहीं करेंगे। मतलब कि साफ साफ सी बात ये है कि जो भी हम जो अमेंडमेंट्स करने वाले हैं आर्टिकल 2 एंड 3 के अंडर वो आर्टिकल 368 का सब्जेक्ट मैटर नहीं होगा, ठीक है, ओके। तो जो भी मैंने आपको अब तक बताया है मैं एक बार उसे दोबारा डिफाइन कर देती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आर्टिकल 4 क्या कहता है। आर्टिकल 4 ये कह रहा है कि जो भी हम राज्य के नाम, बाउंड्री, एरिया को चेंज करेंगे, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट होगा वो आर्टिकल 368 का सब्जेक्ट मैटर नहीं होगा, उसमें आर्टिकल 368 का कोई काम नहीं है। आर्टिकल 4 में ही यह दे दिया गया है कि जो भी उससे संविधान में संशोधन होंगे वो उसी से ही हो जाएंगे, हमें आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आर्टिकल 368 का अब अमेंडमेंट्स, अब मैं बताती हूँ आपको अमेंडमेंट्स होंगे कहाँ। अमेंडमेंट्स होंगे फर्स्ट शेड्यूल में एंड फोर्थ शेड्यूल में, ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें जो होंगे अमेंडमेंट्स होंगे फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट शेड्यूल मतलब प्रथम अनुसूची, फोर्थ शेड्यूल मतलब चौथी अनुसूची, इनमें क्या होंगे अमेंडमेंट्स होंगे अगर हम आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत कुछ करते हैं तो, ठीक है। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, नेम ऑफ न्यू स्टेट। फर्स्ट शेड्यूल में प्रथम अनुसूची में क्या दिया हुआ है, नेम ऑफ न्यू स्टेट, नेम ऑफ न्यू स्टेट। हम जितने भी राज्य हैं उन सभी के नाम जो है पहली प्रथम अनुसूची में रखते हैं। फोर्थ शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, फोर्थ शेड्यूल में दिया हुआ है एलोकेशंस ऑफ सीट इन राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। तो राज्यसभा में फोर्थ शेड्यूल में क्या है, फोर्थ शेड्यूल में दिया हुआ है कि कितनी सीट्स राज्यसभा में मिलेंगी, और फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, क्या नेम होगा नए राज्य का। मतलब कि अगर हमने कोई भी नए राज्य का निर्माण किया उसका नाम हम क्या रखेंगे, वो फर्स्ट शेड्यूल में रखा जाता है, प्रथम अनुसूची में रखा जाता है, और उसमें राज्यसभा में कितनी सीट्स उसे एलोकेट की जाएंगी, ये काम वैसे जो सीट्स होती हैं सीट्स को एलोकेट करने का काम डिलिमिटेशन कमीशन का होता है, लेकिन ये जो है फोर्थ शेड्यूल में रखा जाता है। तो इसके लिए फोर्थ शेड्यूल में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा, और फर्स्ट शेड्यूल में भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो होगा ये सब्जेक्ट मैटर नहीं होगा आर्टिकल 368 का। सिंपल सी बात ये है जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, यही इसमें पूरे आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 4 जो है आर्टिकल 2 एंड 3 को क्या करता है, नियंत्रित करता है, जहां पर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार देते हैं ताकि वे क्रमश नए राज्य का निर्माण या प्रवेश कर सके भारत संघ में, ठीक है। इस कानून से हम शेड्यूल 1 एंड 4 मतलब कि प्रथम अनुसूची और चौथी अनुसूची का संशोधन करेंगे, किंतु यह जो प्रथम अनुसूची और चौथी अनुसूची का संशोधन होगा उसे आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन वाला कानून नहीं समझा जाएगा। दैट इज ऑल अबाउट द आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर हम यहाँ कोई भी लॉ बनाकर फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल का संशोधन कर रहे हैं, कोई भी लॉ बनाकर अगर हम यहाँ पे फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल का संशोधन कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं समझा जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 368। यही सब बातें थी जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती थी। नो सच लॉज एज अफोरशेड शैल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट। ओके, अमेंडमेंट नहीं समझा जाएगा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 368, ठीक है। और बस यही है, और तो कुछ नहीं है इस आर्टिकल में। आई थिंक यू अंडरस्टैंड वॉट एवर आई हैव सेड, वॉट एवर आई हैव taught you. So if you like this lecture then please do like, share and subscribe this, and thanks for watching. Bye bye and have a nice day.